वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। पाठ के शुरुआत में ही हमने जब नाना साहब इन्होंने विद्रोह का आंदोलन किया था और उस आंदोलन के दरमियान अंग्रेज सरकार ने उनको पकड़ने के लिए सेना भेजी थी, तो वहां से वह भागकर चले जाते हैं और अंग्रेज सरकार फिर उनको ढूंढते हुए बिठूर में आते हैं और फिर बिठूर में वह उनके महल से सारी संपत्ति लूट लेते हैं और उसके बाद उस महल को भस्म करने के लिए आदेश देते थे। और उसी समय जब वह महल को भस्म करने वाले थे तो उन अंग्रेज सैनिकों के सामने एक बालिका आ जाती है। अब वो बालिका कौन है, इसके बारे में हम आगे पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। जब अंग्रेज सरकार के जो सैनिक नाना साहब के महल पर जब उसको भस्म करने के लिए तैयारी में लगे हुए थे, तो उसी समय एक बालिका उनके सामने आ जाती है। जब वो सारी धन संपत्ति लूट रहे थे, महल की खोजबीन कर रहे थे, तब वो बालिका उनको दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। अब देखिए, जब बालिका उस सैनिकों के सामने आई, अंग्रेज सेनापति को जो गोले बरसाने वाला था उसके सामने आई और उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस, बहुत ही छोटी उम्र की थी, उसको देखकर सेनापति भी उससे कुछ उस पर उसके मन में दया की भावना निर्माण हो जाती है। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। अब देखिए, जिस महल को भस्म करने के सारी तैयारी में अंग्रेजी सेनापति लगा हुआ था, उसी सेनापति को उस छोटी सी बालिका ने विनती की। क्या विनती की कि आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे। अब सेनापति उसकी बात, अंग्रेज सेनापति उस बालिका की बात को मानेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह अंग्रेज सरकार के ऑर्डर को फॉलो करता है। वो कैसे उसकी बात को मान सकता है। आगे सेनापति कहता है, क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य है। बालिका कहते, आप ही बताएं कि यह मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है। अब देखिए, अंग्रेज सेनापति से वह डरी बिल्कुल भी नहीं डरी, तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि वह निडर स्वभाव की है। उसका स्वभाव कैसा है, किसी को डरना नहीं। अब अंग्रेज सेनापति जब उससे पूछता है कि इस महल को न गिरवाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो वही उस पर प्रश्न पूछती है फिर से कि मकान गिराने से आपका उद्देश्य क्या है। सेनापति कहते हैं कि यह मकान विद्रोही के नेता नाना साहब का वासस्थान है, निवास स्थान, जहाँ पर वह रहते थे। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। विध्वंस करना, नष्ट करना। अब देखिए, अंग्रेज सरकार का जो सेनापति है वह क्या कहता है कि यह जो मकान है वह विद्रोह सेनाओं का जो प्रमुख है, कौन, नेता नाना साहब, इनका निवास स्थान है और अंग्रेज सरकार ने इसके निवास स्थान को नष्ट करने की आज्ञा दी है, इसलिए हम उसे भस्म करने के लिए आ गए। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है। अब देखिए, उसके वाक चातुर्य हमें दिखाई दे रहा है कि वह उस सेनापति को क्या कहते हैं कि आपके विरुद्ध, आपके सरकार के विरुद्ध जिस व्यक्ति ने शस्त्र उठाए वह व्यक्ति दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। अब वो कहती कि यह जो महल है वह कैसा है, निर्जीव है। इस निर्जीव महल ने कोई अपराध नहीं किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। अब देखिए, वहां के चातुर्य से वो क्या कह रही है कि आपके सरकार का दोषी कौन है, जिन्होंने शस्त्र उठाए। अब इस निर्जीव महल ने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है, उसने शस्त्र नहीं उठाए, तो आप इसको क्यों शिक्षा दे रहे हो। और दूसरा कारण वो बताते हैं कि यह स्थान मुझे प्रिय है। क्यों, क्योंकि उसका जन्म उस स्थान पे हुआ था, उसका बचपन उस स्थान पर गुजरा हुआ था, तो इसे अपने देश के प्रति तो प्रेम उसके दिखाई देता है, हमें आगे तो दिखाई देगा, लेकिन इसे अपने जहाँ पर अपना जन्म हुआ है, जहाँ पर अपना
बचपन गुजरा है, ऐसे स्थान से उसका प्रेम, उसका स्नेह, लगाव दिखाई देता है। इसलिए वह कहती है कि वह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप इस मकान की रक्षा कीजिए। देखिए, जिस स्थान पर आपका भी, आपके घर से कितना स्नेह रहता है कि जहाँ पर आपने जन्म लिया है, आपका पूरा दिन, अपना पूरा बचपन उस स्थान से गुजरा होता है, तो वह हमारे लिए, हमारे जीवन का एक अविभाज्य भाग बन जाता है, जिसे हम, उसके बिना हम अधूरे रहते हैं। तो इसी प्रकार उस बालिकाओं को भी वह स्थान बहुत प्रिय था, इसलिए वो उनसे विनती करती है कि इस मकान की आप रक्षा करें। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। अब देखिए, सेनापति का भी यहाँ पर कर्तव्य के अनुरोध, अब उसका भी कर्तव्य वो बता रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है, कि जिस सरकार के लिए वह काम कर रहा है, उस सरकार के प्रति भी उसका कोई कर्तव्य होता है, और उस सरकार ने जो आज्ञा उसे दी है, उस आज्ञा का पालन करना यह उसकी पहली जिम्मेदारी है। इसलिए वो कहता है कि सरकार के कर्तव्य, सरकार के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, उसके लिए मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल है। अब देखिए, उस सेनापति का नाम क्या था? जनरल है। आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। आप देखिए, वह आगे अपना परिचय देते हैं कि आप जनरल है और आपकी बेटी का नाम मेरी है, आपकी कन्या मेरी है, और उस मेरी के बीच में और मेरे बीच में बहुत ही अच्छे प्रेम संबंध थे। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते हैं। अब देखिए, जनरल है, यह सारी बातें भूल गया है, लेकिन अब वो बालिका उनको याद दे रहे है कि तुम्हारी जो पुत्री थी, कन्या थी मेरी, बचपन में हम दोनों सखियां थी, सहेलियां थी, और आप भी हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आते थे, और आप मुझे अपने बेटे के समान ही मानते थे। कई वर्ष पूर्व आपकी प्यारी कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी, मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। अब देखिए, जनरल है कि जो बेटी है मेरी, उसकी मृत्यु हो गई है, और वह सारा परिचय देती है कि मैं भी आपको जानती हूँ, आप भी मुझे जानते हो, और मेरी की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, और उसकी जब वो जीवित थी तो उसकी एक चिट्ठी मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। अब देखिए, अब उस जनरल है को सारी बातें याद आ रही है, और उसे उस नाना साहब की भी याद आ रही थी कि एक समय था जब उनके नाना साहब के साथ उसके अच्छे संबंध थे, उसके महल पर उसका आना जाना था, और उसके बेटी को भी वो अपने बेटी मानते थे। अब बहुत लंबा अरसा हो गया था, जनरल है यह सारी बातें भूल चुका था, वो नाना साहब को भूल चुके थे, उनके बेटी को भूल चुके थे, यहाँ तक जिस महल में वो आते जाते थे उसको भी भूल चुके थे। लेकिन जैसे ही उस बालिका ने याद दिलाया तो उनको आश्चर्य हो गया, उनके होश उड़ गए। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी दोस्त, एक साथ खेलते थे, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। आप देखिए, वो कहता है कि जिस सरकार के लिए मैं काम करता हूँ उसने दिया हुआ जो ऑर्डर है उसको मुझे फॉलो करना ही मेरा कर्तव्य है, मैं उससे आज्ञा को नहीं रोक सकता, तो भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटर वहां आ पहुंचे, और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। अब देखिए, जब सेनापति जनरल है उस बालिका के साथ बातचीत में लगे हुए थे, तो भस्म करने के जो महल का समय था वह बीत चुका था, बहुत लंबा समय हो गया था, और इसी रुकावट के वजह से वहां पर प्रधान सेनापति जनरल आउटर वहां पर आ जाते हैं, और उस पर जनरल है पर गुस्सा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि नाना साहब का महल अब तक क्यों भस्म नहीं किया गया, तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, विनती
से कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? अब देखिए, सेनापति जनरल हे पर उस बालिका के बातों का असर हो चुका था, उनका हृदय पिघल गया था और इसीलिए वह कहते पहले तो कहते कि मैं उस महल को तोप से उड़ाने के ही फिक्र में हूँ, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, क्या किसी भी तरह से नाना साहब के इस महल को हम बचा नहीं सकते? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। तो जनरल हे के रिक्वेस्ट के बाद जनरल आउटरम कहते कि नहीं, विद्रोह आंदोलन के प्रमुख नेता जो नाना साहब है, उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इतने आंदोलन छिड़के हैं, इसे के वजह से क्या हो गए, अंग्रेज सरकार उस पर बहुत क्रोधित है उन पर, और इसीलिए नाना के वंश या उनके महल पर किसी भी प्रकार से वह दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग अर्थात गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। अब देखिए, सेनापति है जो है जनरल है, वह बालिका के साहसपूर्ण जो उन्होंने व्यवहार किया था, प्रश्न पूछे थे, तथा उनके वाक चातुर्य के द्वारा तथा उनके बेटी की वह सहेली थी। पहले एक समय ऐसा था कि नाना साहब के साथ उनका संबंध रह चुका था, चाहे वो मित्रता का होगा या किसी अन्य प्रकार से उनका संबंध रहा होगा। इसी वजह से उनका मन बदल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। इसके वजह से वह उस समय के अंग्रेज सरकार के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कार्निंग, उनको वह तार भेजना के लिए कहते हैं। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस के बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार के बिना नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखिए, आउटरम भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन पर दया नहीं दिखाना चाहिए, महल विध्वंस किए बिना, और उस लड़की को तो अब गिरफ्तार करना होगा कि इसके पहले वो लड़की हमें नहीं दिखाई दी, वो बालिका नहीं दिखाई दी, इसलिए बालिका को अब गिरफ्तार करना होगा क्योंकि वह विद्रोही नेता नाना साहब की बेटी है। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। अब देखिए, सेनापति हम वहां रुके रहे नहीं, उनके मन में दुख हुआ कि वह किसी भी प्रकार से उस बालिका की मदद नहीं कर पा रहे थे तथा उस महल को वह बचाने के में असफल हो रहे थे, तो दुखी होकर वहां से चले गए। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना के महल को फिर से सैनिकों के द्वारा घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। अब देखिए, जब जनरल है और जनरल आउटरम की जब बातचीत हो रही थी तो उसी समय वह बालिका फिर से अपने महल के प्रेम के वजह से, अपने बचपन के जहाँ पर बचपन गुजरा है, जहाँ पर जन्म हुआ है, उस स्थान से अति स्नेह और लगाव होने की वजह से वह फिर से महल में चली जाती है। लेकिन अंग्रेज सिपाही जब महल के भीतर घुसते हैं तो मैना को खोजने लगते हैं, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का कहाँ पता नहीं लगा। अब देखिए, मैना फिर ऐसे स्थान पर चली गई होगी कि जो स्थान हम देखते हैं कि बहुत सारे पहले इतिहास में भी हमने पढ़े हैं कि बहुत सारे महलों में, राजघरानों में या जो फोर्ट होते थे, किलों में, ऐसे स्थान बनाए जाते थे छिपने के, जहां पर किसी को भी ढूंढने से न वह स्थान नहीं मिल सकते थे। तो वैसे शायद उस महल में पहले से ही नाना साहब इन्होंने वह स्थान बनाए होंगे और मैना फिर उस स्थान पर जाकर छिप गई होगी, और इसी वजह से शायद अंग्रेज सरकार के जो सिपाही थे, सैनिक थे, उनको उस बालिका को बहुत खोजते हैं, लेकिन वह बालिका मिल पाती है नहीं। उसका खोज करने पर भी वह उसे नहीं, मैना का पता नहीं लगा। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं, उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ। अल्पवयस्क, कम उम्र वाली। वासस्थान, निवास या रहने की जगह। विध्वंस, नष्ट कर देना, यहाँ पर कर देना आएगा, नष्ट कर देना। जड़, निर्जीव। अनुरोध, प्रार्थना, विनती। सहचरी, सहेली। टाल सकना, मना करना। वंश, कुल, खानदान। स्मृति चिन्ह, याद दिलाने वाली निशानी। सुविशाल, बहुत बड़ा।
तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इन परिच्छेदों के द्वारा उस बालिका अर्थात देवी मैना के साहस और वाक्चातुर्य के बारे में हमने पढ़ा। आगे उस अंग्रेज सरकार के हाथों में वह बालिका मिल पाती है या नहीं, इसको हम पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों में। अब इस पाठ के अगले परिच्छेदों को हम अगले सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे।